Bismillahirrahmanirrahim. Sanupriyuka Fala Tansa. Dear first year students, today we are going to start our lecture on the topic of living world in space and time. In today's lecture, we will discuss the geological time chart and the determination of age of fossils or age of rocks. And at the last we will discuss what is phyletic lineage. So what is the geological time chart? It can be defined as a chart representing the origin, dominance and decline of the organisms at various times of the Earth's history. अजीज़ तलबा, अगर जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को एक तारीफ़ में बयान किया जाए तो हम कहते हैं कि ऐसा चार्ट या एक ऐसा ग्राफ जो ज़िंदा जानदारों की मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के इर्तका यानी ओरिजिन, उनके डोमिनेंस के वो उस ज़मीन पर कब गलबा पाती थी या उनकी आबादी में, उनकी तादाद में कब कमी वाक़या होना शुरू हुई, जो ज़मीन के मुख्तलिफ़ अदवार गुज़रे हैं उन अदवार के एतबार से। एक ऐसा चार्ट जो उनके आगाज़, उनके गालिब होने का दौर और उनके इस दुनिया से ख़त्म होने या उनकी तादाद के कम होने के दौर के एतबार से दिखाए, ऐसे चार्ट को जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहेंगे। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को हम देखें कि जब से ये ज़मीन या ये प्लैनेट माज़ वजूद में आया या इस पर जब से ज़िंदा जानदार पैदा हुए तो दो खूबियाँ उनके अंदर उस ज़मीन पर ज़िंदगी के इब्तदा से ही मौजूद रहीं। एक तो वो अपने जैसे नए ज़िंदा जानदार पैदा करते रहे और वक्त के साथ साथ उन नए ज़िंदा जानदारों के अंदर जो तब्दीलियाँ इकट्ठी हुई उससे मज़ीद अगले दौर के नए ज़िंदा जानदार पैदा होते हैं। Means that the living organisms has been reproducing and evolving since the time of its origin on this planet, and the distribution of the organism is studied by the biome. And biome, as in our previous lecture we have discussed, is a large regional community that has a specific climate and that is primarily determined by a specific climate. अगर देखा जाए तो ज़िंदा जानदार इस ज़मीन पर मार्ज़ वजूद में आने के बाद से लेके अब तक अपने जैसे नए ज़िंदा जानदार पैदा करते रहे और हर नए ज़िंदा जानदार पहले से नई खसूसियात के साथ पैदा होते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज के मौजूद ज़िंदा जानदार में बहुत सारी खूबियाँ जो आज से पहले ज़िंदा जानदार मौजूद थे उनकी खूबियाँ इनमें भी मुंतकिल होती आई हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इस ज़मीन पर जो ज़िंदा जानदार मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स में जो बिखरे हैं तो वो बायोम्स के एतबार से हैं, यानी एक ख़ास किस्म के आबो हवा के इलाके में ख़ास किस्म के ज़िंदा जानदार जो है वो आबाद हो गए। जैसे कि हम देखते हैं सहरा के इलाके में पाए जाने वाले ज़िंदा जानदार सहराई खसूसियात को या सहराई इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करने के काबिल हैं। तो इसी तरह से बर्फ़ीले इलाकों में पाए जाने वाले ज़िंदा जानदार वहाँ के इलाके के एतबार की खसूसियात अपने अंदर रखते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये हमारे सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में बिल्कुल बॉटम पर एक पॉइंट है जहाँ पर इन्होंने लिखा है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी ज़मीन पर ज़िंदगी का इब्तदा यानी ज़िंदगी का ओरिजिन आज से तकरीबन 3000 मिलियन साल पहले हुआ, क्योंकि उस वक़्त जो ज़िंदा जानदार पैदा हुआ उसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड आज हमारे पास किसी सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट सेल वाला होगा और सॉफ्ट सेल वाला होने की वजह से उसका कोई फॉसिल इस दुनिया में प्रिजर्व नहीं हो सका। इसी ही तरह से अगर हम देखें तो हमने अपने इस ज़मीन के दौर को 4 बड़े अदवार में तकसीम किया है, जो कि इस चार्ट की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, जहाँ पर लिखा है प्रोटीरोज़ोइक ईरा, जो तकरीबन ज़मीन के इब्तदाई 2000 मिलियन साल पहले पर मुहित था। और इसी ही तरह से
اگلا جو دور شروع ہوا اس میں مختلف پیریڈز بنائے گئے اور ان مختلف پیریڈز کو مجموعہ کر کے 1000 سالوں پر مشتمل کر کے ایرا بنایا گیا، جیسے کہ پیلیوزوئک ایرا ہے، اور اسی طرح سے میزوزوئک ایرا ہے، اور پھر سینوزوئک ایرا ہے۔ تو عزیز طلباء، اگر ہم دیکھیں تو اس گراف سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ کس قسم کے زندہ جاندار نے زمین کے کس دور میں آغاز کیا، اپنی ابتدا کی، اور اس کی پاپولیشن میں، آبادی میں آہستہ آہستہ کس طرح سے اضافہ ہوا یا کس طرح سے اس کی آبادی میں کمی واقع ہوئی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ریپٹائلز والے گراف کو، تو یہ ریپٹائلز والا گراف، اس کا باٹم جو کارنر ہے یہ شروع ہوتا ہے کاربونیس فیرس، جو 350 ملین سال پہلے کا ایک پیریڈ ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر، یعنی ریپٹائل کا آغاز اس دور سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ریپٹائلز والا گراف جس جگہ سے اس کا ایریا سب سے وائڈ ہے، سب سے زیادہ ہے، تو یہ اس کے ڈومیننٹ دور کا نشاندہی کرتی ہے۔ جیسے کہ جوریسک ٹائم، جو 180 ملین سال پہلے کا دور تھا، یہ وہ دور تھا جب اس دنیا پر ڈائنوسور اور اس طرح کے بڑے بڑے ریپٹائلز کا غلبہ تھا۔ تو یہ گراف دکھاتا ہے کہ اس جوریسک پیریڈ کے سامنے بہت زیادہ ایریا وائڈ ہے اس گراف کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گراف ہمیں اس آرگنیزم کے اس زمین پر غلبہ حاصل کرنے اور پھر اس کی تعداد میں کمی ہونے، کب اس آرگنیزم کا آغاز ہوا کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے جیولوجیکل ٹائم چارٹ۔ تو اس میں سے 2-3 ویلیوز ہم جو ہے وہ یاد کر لیں گے، جیسے کہ سب سے پہلے جو زندہ جاندار یا جو لیونگ آرگنیزم پیدا ہوا وہ 3000 ملین ایئرز اگو اس زمین پر پیدا ہوا یا مارز وجود میں آیا ہے۔ Next is the determination of age of fossils or the rocks. How we can determine the age of fossils or the rocks? By the two methods we will discuss, we can determine the age of fossils or the rocks. Number one is the sedimentary layers, or the study of the sedimentary layers. The deeper earth layers provides undisturbed sequence of the sediments in chronological order. Chronological order is an order in which the younger layers comes at the top and the older layers buried at the bottom. And the fossils that are discovered in these different layers provides a comparison, or we can distinguish these layers are clearly distinct and separate from one another, and the fossils found in a single layers are very similar to one another. In the similar way, the layers that are buried at the bottom of these sediments are the older layers, and the comparison of the younger and the older layers gives the relative age of these fossils. So by studying the sedimentary layers or the sediments, we can find the relative age of these fossils. عزیز طلباء، اگر ہم فوسلز کی عمر کا اندازہ لگانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا چٹانوں کی عمر معلوم کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پہلا میتھڈ اور طریقہ کار جو ہے وہ سیڈیمنٹری لیئر کا مطالعہ کرنا ہے۔ سیڈیمنٹری لیئرز ان لیئرز کو کہتے ہیں جو سمندر کی تہ میں یا سمندر کی باٹم پر مٹی گارے کے جمع ہو جانے کی وجہ سے مارز وجود میں آئیں، اور اس دور میں جو سمندر میں یا اس پانی کے اندر، واٹر باڈی کے اندر جو لیونگ آرگنیزم مرنے کے بعد دفن ہوئے، وہ سب سے نیچے والی تہ میں تہ نشین ہو گئے، اور اسی طرح سے بعد کے دور کے اندر پیدا ہونے والے زندہ جاندار اس سے اوپر والی لیئرز کے اندر دفن ہوتے گئے۔ تو ان لیئرز کو اگر ہم زمین کی کھدائی کر کے دیکھیں تو یہ لیئرز بڑی واضح اور کلیئر ہوتی ہیں، اور ان میں پائے جانے والے فوسلز کو جب لیئرز کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے تو ان کی ریلیٹیو ایج سامنے آتی ہے۔ In the similar way, the next method of the determination of the age of rocks is the finding the amount of the radioactive materials that found in these fossils.
and it is also called the radioactive dating. The amount of the radioactive material tells the age of fossils, because the older fossils will have less amount than the younger fossils, because by the radiations that emits from these fossils reduces the amount of these radioactive material, and by counting the half life of this radioactive material we can determine the age of the fossils. दूसरा मेथड जिसके ज़रिए से इन फॉसिल्स की या इन मुर्दा अजसाम की बाकियात की उम्र का पता चलाया जाता है, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की मिकदार और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की हाफ लाइफ के ज़रिए से उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। अजीज़ तलबा, वो तमाम के तमाम फॉसिल्स जो इस ज़मीन की निचली तहों में सबसे पहले कभी मरने के बाद दफन हुए होंगे, उनके अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव मटीरियल की मिकदार बहुत कम हो गई होगी, क्योंकि वो बहुत पहले अरसे से ज़मीन में दफन हुए और उनसे रेडिएशंस खारिज होती रहीं, और आज उनके अंदर उस रेडियो एक्टिव मटीरियल की मिकदार कितनी बाकी है उसकी हाफ लाइफ के ज़रिए से हम उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। तो इस तरह से ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं फॉसिल्स की उम्र का यानी एज का अंदाज़ा लगाने के लिए। Next is the phyletic lineage, and phyletic lineage can be defined as the unbroken series of species arranged from ancestor to the descendant sequence, with each later species evolved from the previous. phyletic lineage को अगर हम देखें तो ये स्पीशीज़ की तरतीब का एक वो सिलसिला है जिसमें आबाओ अजदाद से नए ज़िंदा जानदार जो मार्ज़ वजूद में आते रहे और उनके आगे जो नए ज़िंदा जानदार पैदा होते हैं, और हर नई पैदा होने वाली स्पीशीज़, हर नई पैदा होने वाले ज़िंदा जानदार अपने से पहले से मौजूद जो ज़िंदा जानदार या जो स्पीशीज़ थी उनसे मार्ज़ वजूद में आते रहे। तो फाइलेटिक लीनेज को एक तरह का हम फाइलेटिक ट्री कहते हैं या शजरा नसब कहा जाता है। एंड बाय दिस फाइलेटिक लीनेज विल seen the living organisms that distributes are that existed on this planet. About the 2.5 million species have been identified so far, and various careful estimates put the total biodiversity that will existed on this planet ranges between the 5 and 30 millions. This is the estimated value of the living organisms that will exist that on this planet. And the 2.5 million species that have been identified so far contributes the 53.1% of the insects, and 17.6% are the vascular plants, and 19.9% are the animals, and 9.4% includes the fungi, algae, protozoa and the prokaryotes. अजीज़ तलबा, अगर देखा जाए तो फाइलेटिक लीनेज के ज़रिए से इस सयारा ज़मीन पर जो ज़िंदा जानदारों की डाइवर्सिटी पैदा हुई उसमें से अभी तक सिर्फ हम 2.5 मिलियन यानी 2.5 लाख स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और एक ख़ास अंदाजे के अतबार से कि जो ज़िंदा जानदारों की स्पीशीज़ इस प्लैनेट अर्थ पर पाई जाती थी वो तकरीबन 5 या 30 मिलियन थी, और इन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जिसको हमने स्टडी किया है इनमें से देखा जाए तो 53.1% इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, और वैस्कुलर प्लांट्स 17.6%, और इसी तरह से एनिमल्स 19.9%, और उसके अलावा जो फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया देखा जाए तो वो 9.4% हैं। So it is the end of our lecture. Subscribe and share this channel to your other students or the fellows. Thank you, good luck and stay blessed.